हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन। आज हम न्यूमेरिकल असाइनमेंट्स करने वाले हैं जो आपके टर्म टू से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमने देखा टर्म वन का पैटर्न, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि टर्म टू में कुछ और डिटेल्स वो पूछ सकते हैं। इसलिए सीआर रमन लूथरा क्लासेस के थ्रू मैं विनीत सिंह आया हूँ आज और आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ असाइनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं और उसको हम एडवांस तक लेके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, एक परसेंटेज मेथड है, आपका पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड है, आपका आप कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है, बट जो एग्जाम के पूछ सकता है, ज्यादा चांसेस हैं पूछने के, वो है परसेंटेज मेथड से। कि वो आपसे पूछ सकता है कि यार इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, या इलास्टिसिटी गिवन होगी तो आपसे बोलेगा कि प्राइस बताओ, कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख सकता हूँ। ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन कहता है कि डिमांड फॉर अ गुड फॉल्स फ्रॉम 240 यूनिट्स इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय ₹2। द ओरिजिनल डिमांड वॉज 300 यूनिट्स। ठीक है, एंड प्राइस एट द प्राइस ऑफ 20। मतलब वो कहता है कि जब पहले प्राइस ₹20 था, तब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो 300 थी। मैं इस इंफॉर्मेशन को एक शेड्यूल फॉर्म में लिख लेता हूं। जब डिमांड जो है वो फॉल हुआ 240 तक, ठीक है, और प्राइस ₹2 से जब बढ़ा, मतलब प्राइस ₹2 से बढ़ा तो 20 था, तो 22 हो गया। ठीक है, तो वो कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ। देखो, इलास्टिसिटी हमें ये बताता है कि जब बेसिकली प्राइस 1% से चेंज होता है तो क्वांटिटी कितने परसेंट से चेंज होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है परसेंटेज मेथड से। ठीक है, मैं आपको सिंपली बताऊं, इलास्टिसिटी जिसको हम ई लिख रहे हैं, ये प्राइस इलास्टिसिटी की यहाँ बात हो रही है क्लियरली। यहाँ जो बात हो रही है ये प्राइस इलास्टिसिटी की हो रही है। इलास्टिसिटी और टाइप्स के भी होते हैं, क्रॉस, इनकम। तो यहाँ मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, बेसिक प्राइस इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को ई पी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, जो कैलकुलेट होता है इस केस में होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारे केस में होगा वो होगा चेंज इन क्यूडी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100। सेम परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। पर चेंज इन क्यूडी कितना हमारे केस में 300 से 240 हो गया, दैट इज 60। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है 300 इंटू 100। सिमिलरली पर चेंज इन प्राइस कितना है 2। ओरिजिनल प्राइस है जो पुराना वाला 20 इंटू 100। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ 100 से 100 कैंसिल, 61 जा 65 जा, 2 1 जा 2 10 जा, 1/5 अपॉन 1/10 बचा मेरे पास। मेरे पास यहाँ जो टर्म बचा वो बचा 1/5 अपॉन 1/10, कैंसिल हुआ 1 2, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, इलास्टिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो प्राइस के साथ है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है। बेसिकली प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इसलिए आंसर को हम माइनस में डिनोट करेंगे, -2, शोइंग एन इनवर्स रिलेशन। ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आ गया है, जो अगर आपसे पूछा जा सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, देखिए आप आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ये जो है यहां पर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 4 और क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 15 हो गया। तो आप प्राइस इलास्टिसिटी है उसका कोफिशिएंट एक ही बात है, यहाँ कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आपको पता हो। अभी मैं दोबारा इसको जल्दी से बता देता हूं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो कि कैलकुलेट होगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इनटू 100।
चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। चेंज इन क्यूडी है 5 अपॉन ओरिजिनल क्यूडी है 10 इंटू 100। चेंज इन प्राइस है 2, ओरिजिनल प्राइस है 6 इंटू 100। ठीक है, तो ये आएगा 100 से 100 कैंसिल, 1/2 अपॉन 1/3, जो कि आ जाएगा 3/2 या 1.5। क्या आ जाएगा? 1.5। फिर से आप आंसर को डिनोट करेंगे क्योंकि ये डिमांड है, तो -1.5। बेसिकली ये कहता है कि प्राइस अगर 1% से चेंज होगा तो जो डिमांड है वो उसके 1.5 से चेंज होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू, माइनस साइन ये बोलता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू प्राइस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है बेसिक न्यूमेरिकल। अब मार्केट के अंदर वो सप्लाई, देखो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। ठीक है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। जैसे कि अगर थर्ड क्वेश्चन आप देखें कि मार्केट प्राइस ऑफ गुड चेंजेस फ्रॉम ₹5 to 20, मतलब 5 से 20 हो गया, और सप्लाई जो है 15 से बढ़ी। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फर्म दिया हुआ है 0.5, तो हमें पुरानी सप्लाई निकालनी है। सेम कंसेप्ट है, देखो हमें ये निकालनी है पुरानी सप्लाई कितनी थी जब वो चेंज इन सप्लाई बोल रहा है 15 से बढ़ी। देखिए यहां पर प्राइस आपका बढ़ा है, ठीक है, तो सप्लाई भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि प्राइस और सप्लाई जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, अनलाइकली डिमांड। डिमांड और प्राइस इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, इसलिए इलास्टिसिटी भी माइनस में आती है। सप्लाई के केस में ऐसा नहीं होता है, इलास्टिसिटी पॉजिटिव आती है, शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100। ठीक है, और यहां पर वही चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस इनटू 100। अब हमारे क्वेश्चन में आप देखेंगे अगर, तो चेंज इन प्राइस जो है वो 15 है। ठीक है, पुराना प्राइस 5 है इनटू 100। सेम हमें चेंज इन सप्लाई पता है 15, पुरानी सप्लाई हमें नहीं पता इनटू 100, बट हमें इलास्टिसिटी गिवन है 0.5। इलास्टिसिटी क्या है? 0.5। तो यहां देखिए 15 से 15 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये 0.5 है। पहले तो आप देखिए, आपको ये x निकालना है, ये पुरानी क्वांटिटी निकालनी। ये 5 ऊपर आ जाएगा, आपके पास जो यहाँ न्यूमेरिकल कोटेशन बची वो बची 5/x इज इक्वल टू 0.5, 0.5 नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5/0.5, तो ओरिजिनल जो आ गई वो आपकी आ गई 10। ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड जो आपको चाहिए थी वो आ गई 10। तो ऐसे आपको इलास्टिसिटी गिवन हो, आपसे वो सप्लाई या डिमांड भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन छोड़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए और मेरे को आंसर नीचे कमेंट में बताएं कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, कि सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई के मैंने भी आपको कराए। ठीक है, इसी तरीके से आपको वो मार्केट का क्वेश्चन दे सकता है, जैसे आपको आया अभी एग्जाम में, वो आपको बोलेगा कि आपको प्राइस इज इक्वल टू या क्वांटिटी इज इक्वल टू की फॉर्म में डिमांड कर्व या डिमांड फंक्शन और सप्लाई कर्व या सप्लाई फंक्शन वो दे देगा, जैसे कि इसने दे दिए, और आपसे पूछेगा इक्विलिब्रियम प्राइस बताओ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बताओ या इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ। तो सिंपल लॉजिक यही है कि इक्विलिब्रियम तब होगा जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, तो आप दोनों को इक्वेट कर देंगे कि 160 माइनस 5x इज इक्वल टू 35 प्लस 20x। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 25x। x की वैल्यू, x आपका क्वांटिटी है, तो आ जाएगा 125/25, दैट इज 5। अगर आपको क्वांटिटी मिल गई, आप कोई भी फंक्शन में यहाँ पुट कर दें तो प्राइस आ जाएगा जैसे 35 प्लस 20 इंटू 5,
135। तो प्राइस आपका आ गया 135, क्वांटिटी जो आई है इक्विलिब्रियम y5। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन वो और भी दे सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया, ऐसे ये नीचे वाला क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा ये 6th क्वेश्चन भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि देखिए अगर आप मेरे साथ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ही मेरा ये वीडियो कराने का फायदा है और आपको समझाने का फायदा है कि आपको प्रैक्टिस में मिलनी चाहिए थोड़ी सी। तो 6th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 5th जैसे, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अगला मैं आपको ये क्वेश्चन इसका थोड़ा सा एक, जैसे कहते हैं कैलकुलेटिव, कई लोगों को गलती होती है एग्जाम में, या बेसिक उनकी मैथ्स जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से फंक्शन है, प्राइस इज इक्वल टू 15 माइनस 7/100x, ये आपका डिमांड फंक्शन है। और प्राइस इज इक्वल टू 2 प्लस 3/100 इंटू एक्स। तो कुछ नहीं करना, फिर से दोनों को इक्वेट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं हम बेसिक कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मॉडल पे। देखो यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने वीडियोस अगर आपने मेरी देखी हो, मैंने जब शुरू किया कीनजियन थ्योरी, तो बहुत बेसिक पहले कंजम्पशन फंक्शन बताया, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन बताया, फिर उनको कंबाइन करके बताया, फिर 2 सेक्टर मॉडल पढ़ाया, 4 सेक्टर मॉडल पढ़ाया, फिर आईएएस पढ़ाया। तो अब यहाँ पर भी न्यूमेरिकल भी मैं बेसिक से कराऊंगा, क्योंकि वो बेसिक न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, मुश्किल भी पूछ सकता है। अभी जो ये सारे बेसिक न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं, ठीक है, और इनमें से आपके एग्जाम में आया भी है मार्केट का, और मार्केट का इसके अलावा कूर्नो मॉडल, बर्ट्रार्ड मॉडल, मोनोपोली से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो नीचे मैंने इसी वीडियो में कराए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये बेसिक मार्केट न्यूमेरिकल है, आगे इसके मुश्किल वाले भी हैं। ऐसे ही ये बेसिक कीनजियन 2 सेक्टर मॉडल का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। जब 2 सेक्टर मॉडल होता है तो आपको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दिया होता है, आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। आपसे बोलेगा नेशनल इनकम बताओ, आपसे बोलेगा कंजम्पशन एट नेशनल इनकम बताओ, सेविंग एट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम बताओ, कुछ भी पूछ लेगा। देखिए अब ध्यान से समझिए, 2 सेक्टर मॉडल में जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी बराबर होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट होती है, ना ही एक्सपोर्ट होता है, ना ही इंपोर्ट होता है, दोनों नहीं होते। तो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी आपकी C प्लस आई। ठीक है, और आपको मालूम है एग्रीगेट सप्लाई और इनकम हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल। तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, या Y इज इक्वल टू AD होगा। AD हमारा बराबर होता है C प्लस आई के, तो Y इज इक्वल टू C प्लस आई होगा। ये मेन हमारा इक्वेशन निकल के आया है यहां से। ठीक है, तो आपसे Y पूछा या इक्विलिब्रियम इनकम पूछा, तो आप क्या करें, C आपको मालूम हो इक्वल होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPCY के। ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPCY के। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मुझे दिया हुआ है यहां पर 100, MPC की वैल्यू दी हुई है 0.6। ठीक है, और Y हमें निकालना है, तो Y एज इट इज, और इन्वेस्टमेंट हमें ऑटोनॉमस ही दिया हुआ है 200। तो Y बराबर होता है C प्लस आई के। तो Y को मैं लिखूंगा C की जगह 100 प्लस MPC या 0.6Y, और I की जगह 200। ठीक है, ये 0.6 यहां आ जाएगा, Y माइनस 0.6Y इज इक्वल टू 200 प्लस 100, दैट इज 300। 0.4Y इज इक्वल टू 300। Y की वैल्यू आ जाएगी 300 अपॉन 0.4, दैट इज 3000 अपॉन 4, दैट इज 750। तो आपकी यहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आ गई 750। इसी टाइप के वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लेट मी नो। देखिए एक बार क्लियरली इस सॉल्यूशन को। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड है। मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। 2 सेक्टर मॉडल से ही कंसेप्ट आता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें ये बताता है
कि इकोनॉमी में अगर इनकम चेंज हो रही है, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कितने से चेंज होगी। ठीक है, इकोनॉमी में अगर इनकम चेंज हो रही है तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कितने से चेंज होगी। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, अगर इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है तो इनकम कितने से चेंज होगी, माफी चाहूंगा, जल्दबाजी में उल्टा बोल दिया। कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है तो इनकम कितने से चेंज होगी, जिसको हम के से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है तो इनकम इकोनॉमी में कितने से चेंज होगी। इसकी वैल्यू निकलती है 1/1 माइनस एमपीसी से, 1/1 माइनस एमपीसी से। ठीक है, के की वैल्यू होती है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अभी यहां पर मुझे देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 75 और मुझसे इंक्रीज इन इनकम या नेशनल इनकम मांगा गया है। तो यही फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। मुझे पहचान कैसे है इस क्वेश्चन की, क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, इनकम रिलेटेड चीजें मांगी गई हैं और इन दोनों का रिलेशन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ही बताता है। ठीक है, तो चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट है आपका 75, एमपीसी की वैल्यू है 1 माइनस 0.75। तो चेंज इन इनकम अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.25। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 75 अपॉन 0.25, जो कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 300 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। देखिए 300 आपका आंसर आ जाएगा। इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप नीचे भी देखेंगे। ये अभी 2 सेक्टर मॉडल था तो आपकी इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकती है। 4 सेक्टर मॉडल में वो आपको बोलेगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है। ठीक है, बताओ मॉनेटरी पॉलिसी का क्या असर, अभी नीचे बताऊंगा, अब चिंता बिल्कुल ना करें कि इनकम कितने से चेंज होगी, सब मैं आपको बताऊंगा। इसको हम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये शुरू हो गया एडवांस लेवल थोड़ा सा। अब यहां पर आपको कंजम्पशन दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, टैक्स दिया है मतलब गवर्नमेंट है, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है तो गवर्नमेंट है ही ऑब्वियसली, और एक्स का मतलब आपको यहां पर एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें न्यूमेरिकल के बारे में पहले बता दूं। ये 4 सेक्टर मॉडल है। ठीक है, यहां पर भी आपसे वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछ सकता है। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स पूछ सकता है, या आपको बोलेगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितने से चेंज होगी जब इन्वेस्टमेंट इतने से चेंज होगी। तो यहां पर भी आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू, जैसे अभी यहाँ पर ऊपर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकती थी सिर्फ, क्योंकि 2 सेक्टर मॉडल था। यहां पर ये 4 सेक्टर मॉडल है तो कुछ भी चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हो सकता है, टैक्स चेंज हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको मल्टीप्लायर जो मैंने आपको वीडियो में बताया उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखें, पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यहां पर एग्रीगेट डिमांड जो इक्वल हो जाएगी वो हो जाएगी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो कि वो होती है। ऊपर हमने ये दोनों नहीं लिए, क्वेश्चन में नहीं दिए हुए थे। ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 2 सेक्टर मॉडल का ही दे दिया कि 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन आने के कम चांस है, बट मैं कराऊंगा कि कुछ भी पूछ ले वो आपसे, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आपको दे देगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और इक्विलिब्रियम इनकम जो होती है वो होती है वाई इज इक्वल टू एडी, जो ऊपर मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया सेम, बस एडी का इतना बड़ा फॉर्मूला आ गया। यहां पर एक और फर्क है, कंजम्पशन ऊपर जब गवर्नमेंट नहीं थी तो सी बार प्लस एमपीसी वाई था, यहां वाई डी है। वाई डी मतलब डिस्पोजेबल इनकम, जो कि कैलकुलेट होती है इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर से। ठीक है, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स दिया प्लस कितने ट्रांसफर दिए। ठीक है, और वाईडी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम, जो इनकम हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आपको कंजम्पशन दिया हुआ है 130 प्लस 0.8, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 130 प्लस 0.8 वाई माइनस टैक्स, क्योंकि यहां ट्रांसफर कहीं नहीं दिया हुआ तो जीरो मान रहे हैं। ठीक है, टैक्स की वैल्यू भी मुझे दी हुई है तो मैं पुट कर देता हूं, कितना है 150 तो 130 प्लस 0.8 वाई माइनस 150, ये आपका फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कंजम्पशन आया
130 प्लस 0.8 y माइनस 150। इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है 160, टैक्स हमें पता लग गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 150, इन्वेस्टमेंट 160, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150, और लास्ट चीज आपको एक एक्सपोर्ट फंक्शन दिया हुआ है 150 माइनस 0.05 है। ठीक है, अब आपने इसको पुट करना है उसी फॉर्मूले में। एग्रीगेट डिमांड की जगह आप करेंगे सी, मतलब 130 प्लस 0.8 इंटू वाई माइनस 150 प्लस आई 160 प्लस जी 150 प्लस एक्स माइनस एम। एम आपको दिया नहीं हुआ तो एक्स ही लिख देंगे। 150 प्लस सॉरी माइनस 0.05 वाई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। देखिए अब ये तो 130 है, 130 प्लस 160 दैट इज 290, 290 प्लस 150 दैट इज 440, 440 प्लस 150 दैट इज 590। तो फाई की वैल्यू आ गई 590। ठीक है, प्लस 0.8y, इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 150 का 80%, जिसको आप कह सकते हैं 120, माइनस 0.05y। 590 में से अगर आप 120 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 470, और 80 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.75। यहां पर आएगा तो ये आएगा y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 470। 0.25y आ गया आपका 470। तो y की वैल्यू आ जाएगी 470 अपॉन 0.25, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये 1840 आ जाएगा, 1840। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गई 1840। सेम फॉर्मूले से निकालिए, जब जो जो चीजें दी होंगी, ऊपर नहीं दी हुई थी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप ऐसा मान सकते हो, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हमने वही निकाल दिया। अगली चीज उसने हमें बोली, सेकंड चीज बताओ, नेट एक्सपोर्ट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ही दिया हुआ है हमें, हमें इनकम पता लग गई 1840। आप इसको यहां पुट कर दो। आपको एक नेट एक्सपोर्ट जो होता है मैं बताता हूँ, होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट आपको दिया नहीं हुआ तो आप एक्सपोर्ट ही निकालेंगे सिर्फ, जो कि होगा 150 माइनस 0.05। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे निकालना है, जो आया 1840। तो आप बेसिकली इसका 5% निकाल लेंगे, जो कि होगा 92। तो 150 माइनस 92 दैट इज 58। ये आपका आंसर आ जाएगा 58। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको बोला गया कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड द नेट एक्सपोर्ट्स when there is increase in investment from 160 to 170। ठीक है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 150 से 170 तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम कितने से बढ़ेगी, तो न्यू वाली बता दो, और एक्सपोर्ट्स कितने से बढ़ेगा तो वो भी न्यू वाला बता दो। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको मैं समझाना चाहता हूं एक बार, बस खाली स्पेस निकालता हूं एक बार आपको समझाने के लिए कि हमारे पास ये पेज भर गया है। हाँ, यहां देखेंगे, देखिए यहां पर भी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको अल्फा जी बोलते हैं, जो हमें ये बताता है कि कोई भी, चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो वो कितने से चेंज करेगी दूसरी चीजों को। ठीक है, अल्फा जी का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी के साथ में ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, इसको हम टी बोलते हैं। टैक्स रेट हमें कई बार दिया होता है क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे को एमपीसी इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ है, देखिए एमपीसी तो हमें दिया हुआ है क्लियरली 0.8, बट टैक्स फिक्स दिया हुआ है 150 रुपए।
यहाँ टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, टैक्स रेट ऐसे दे देता है वो 0.4y ऐसे करके। तो जो टैक्स के अंदर साथ में ऐसे, जैसे अगर वो आपको लिख दे 150 प्लस 0.4y, तो ये 0.4 आपका टैक्स रेट है, जो कि हमें इस केस में नहीं दिया हुआ। तो अगर हमें टैक्स रेट नहीं दिया हुआ तो हमारे अल्फा जी की वैल्यू या मल्टीप्लायर की वैल्यू हो जाएगी, जो हमें 1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस 0, क्योंकि टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, दैट इज 1 माइनस एमपीसी, जो अभी हमें ऊपर पढ़ा था, जो कि हमें ये बताएगा कि कोई भी इकोनॉमी में चीज चेंज हो, इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो, तो इक्विलिब्रियम इनकम कितने से चेंज होगी। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट जो है 160 से 170 हुई, तो मुझे चेंज इन इन्वेस्टमेंट मालूम है, वही यहाँ पर अल्फा जी हमें ये बताता है ना। सेम, अब यहाँ पर इस केस में इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं तो गवर्नमेंट अगर आ जाएगा तो गवर्नमेंट ले लेंगे यहाँ, तो इनकम कितने से चेंज होगी ये बताता है, जो कि वैल्यू हमारे केस में अब बनी 1/1 माइनस एमपीसी। तो चेंज इन इनकम मैं निकाल सकता हूँ। चेंज इन इन्वेस्टमेंट मुझे दिया हुआ है 10, एमपीसी की वैल्यू दी हुई है 0.8, दैट इज 0.2 या 5 टाइम्स। तो चेंज इन इनकम हो गया 5 इंटू 10, दैट इज 50। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो इनकम भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, और 50 से बढ़ेगी। पुरानी इनकम कितनी हमने निकाली थी, 1840, हमारी जो पुरानी इक्विलिब्रियम इनकम थी 1840, और जो हमारी न्यू चेंज इनकम आई है वो आई है 50, और वो 50 से बढ़ रही है, तो न्यू इनकम कितनी आ जाएगी 1890। और अब हमें न्यू एक्सपोर्ट निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे हमने अब एक्सपोर्ट की वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पर एक्सपोर्ट की वैल्यू थी 150 माइनस 0.05y, पहले हमने y की जगह 1840 पुट करा था, अब हम 1890 पुट करके न्यू एक्सपोर्ट निकाल लेंगे, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं काफी डिटेल्स बता रहा हूँ इसके अंदर, काफी ज्यादा डिटेल्स। ठीक है, और 11th क्वेश्चन सेम है, तो मैं ये भी चाहूंगा ये भी आप ट्राई करें। ठीक है, इवन देन इजी है। ठीक है, अब यहां से 12th से ISLM क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करना, बट मैं चाहता हूं इसके आप फटाफट मुझे कमेंट्स करके बताएं, अभी वीडियो पॉज करके जल्दी से। ठीक है, और मैं डिस्कस करूंगा इसको फर्दर, और किसी को डाउट आएगा तो वो भी लूंगा जरूर। ठीक है, हेलो एवरीवन, हेलो। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर सीरीज, और आगे न्यूमेरिकल्स के जो एडवांस न्यूमेरिकल्स आप कह सकते हैं, ISLM और नेशनल इनकम के, उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, जो मैं न्यूमेरिकल्स अब करा रहा हूँ ये बहुत बड़े बड़े हैं, बट इनका एक पार्ट आ सकता है, जैसे कि अब ये बोल रहा है कि डिराइव ISLM रिलेशन, ये आ सकता है एग्जैक्ट 2 नंबर में। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस में 6 पार्ट्स हैं, तो उनका एक पार्ट आ जाएगा 2 नंबर में, जो कि आपको पूछेगा। पूरा न्यूमेरिकल ऑब्वियसली नहीं दे सकता 6 नंबर वाला आपको 2 नंबर में, बट मैं इतने बड़े न्यूमेरिकल्स इसलिए कराने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको कोई भी पार्ट आ जाए, आपको पता हो ये कैसे डिराइव करना है, क्या मांग रहा है, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो पूरा आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे। अब जैसे वो कह रहा है कि आईएएस मॉडल, आईएएस इक्वेशन डिराइव करो। आईएएस इक्वेशन कैसे डिराइव होगी, जहां मनी डिमांड इक्वल टू, ओ सॉरी, जहां पर डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इनकम होता है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, सी की जगह आप लिखेंगे 200 प्लस 0.25 वाई डी। वाई डी मतलब वही डिस्पोजेबल इनकम, इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर। आई की जगह आप लिखेंगे 150 प्लस 0.25y माइनस 1000 आई। जी की जगह लिखेंगे 250। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई 200, 150, 250, और आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 600 प्लस 0.25, ये आपका एमपीसी है बेसिकली। वाई डी को आप लिख सकते हैं इनकम माइनस टैक्स प्लस 0.25y माइनस 1000 आई। अब आप क्या करें, यहाँ टी की या टैक्स की वैल्यू 200 इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 600 प्लस 0.25
y माइनस, देखिए टैक्स की वैल्यू है 200 तो यहां पुट कर दीजिए, प्लस 0.25y माइनस 1000i, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो ये आएगा 600 प्लस 0.25y, और 0.25 जब आप 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 प्लस 0.25y माइनस 1000i। 0.25y जो मेरे पास बचेगा यहां आएगा 0.5y माइनस 50 माइनस 1000i। 600 में से अगर आप 50 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 550, और ये 0.25y 0.25y 0.5y हो गया, ठीक है, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा 0.5y, मतलब y माइनस 0.5y आ जाएगा यहाँ, और ये आएगा 550 माइनस 1000i, तो 0.5y इज इक्वल टू 550 माइनस 1000i। y की वैल्यू हो जाएगी 550 माइनस 1000i को डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो वैल्यू आ जाएगी y की 1100, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 2000i। तो ये बेसिकली y और i के बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है, और यही आपका क्या है, बताओ बताओ क्या है ये आपका IS इक्वेशन, ठीक है, यही आपका क्या है IS इक्वेशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। इस इक्वेशन को आप यहां भी छोड़ सकते हो, जैसे y की इक्वेशन में आपको बता दूं IS की होती है a बार माइनस बी आई इंटू अल्फा जी। ये 550 आपका a बार है, b आपका 1000 है, और 0.5 1/0.5 आपका अल्फा जी है। इसको इस तरीके से यहां भी देख सकते हो, और अगर फाइनल रिजल्ट निकालना है तो ये आपकी IS इक्वेशन, तो ये आपको डिराइव करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है वो। सिमिलरली LM इक्वेशन भी आप डिराइव कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। LM इक्वेशन था जैसे मनी मार्केट के बारे में बात करती है LM, और IS गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम के बारे में वो हमने यहाँ किया। मनी मार्केट वाला मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे मनी डिमांड और मनी सप्लाई जहां इक्वल हो, वहां पर आपका क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे कि आएगा यहाँ पर मनी डिमांड है 2y माइनस 8000i, मनी सप्लाई है 1600, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे 2y 1600 प्लस 8000i, या y की वैल्यू 800 प्लस 4000 आई। ये आपकी LM इक्वेशन हो गई, ये आपकी क्या हो गई LM इक्वेशन। सिंपल, बहुत सिंपल, तो ये आपके एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। इसी के तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको नीचे से कराना चाहता हूं पहले। ठीक है, यहां पर ये देखिए क्वेश्चन है, आपको कह रहा है पहले आप न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर IS कर्व और न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर LM कर्व डिराइव कीजिए। इंटरेस्ट को यहाँ R लिख देता है वो एज अ R अलोन, मतलब I की जगह इसने इंटरेस्ट को यहाँ R से डिनोट किया है, ये आपको क्वेश्चन में वो मेंशन करके देगा। तो यही उसी टाइप का क्वेश्चन है पहले, और डिटेल्ड क्वेश्चन है, आगे चलेंगे इसके बाद थोड़ा सा, ठीक है। इसको लेके क्वेश्चन को आगे चलते पहले। तो आपको बोला गया पहले IS निकालो, IS वही आपको बताया कैसे निकलेगा, ऊपर यही कर देता हूं, y इज इक्वल टू AD से, AD की वैल्यू C प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, पर इस केस में उसने बोला CI G है, x नहीं है, x माइनस एम नहीं है, तो हम C की जगह लिखेंगे 0.8 y माइनस t अभी पुट करते हैं 1000, I की जगह 800 माइनस 20 r आपका इंटरेस्ट रेट है, प्लस G की जगह 1000। अब आप पुट कर दीजिए t की वैल्यू y माइनस 1000 प्लस 800 माइनस 20 r प्लस 1000। तो
आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, यहां कंटिन्यू कर रहा हूं नीचे, 0.8y माइनस 800 प्लस 800 माइनस 20r प्लस 1000। 800 कैंसिल, 0.8y यहां आ गया, y माइनस 0.8y राइट साइड पे 1000 माइनस 20r बचा, ठीक है। तो ये आ गया 0.2y इज इक्वल टू 1000 माइनस 20r। y की वैल्यू आ गई 1/0.2 इंटू 1000 माइनस 20r। ये आपकी इक्वेशन आ गई आईएस की। अगर वो आपसे आईएस इक्वेशन पूछे तो यही छोड़ दो। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 1/0.2 5 होता है, तो 5 इंटू 1000 5000, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100r। ये आपकी आईएएस इक्वेशन आ गई, ठीक है। एलएम इक्वेशन में आप देखें सेकेंड पार्ट में, राइट ऑफ न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर एलएम कर्व। एलएम कर्व वही है जहां पर मनी डिमांड और मनी सप्लाई इक्वल होते हैं, ठीक है। वो आपको दिया हुआ मनी डिमांड, मनी डिमांड आपको दिया हुआ है यहाँ 0.4y माइनस 40r, और मनी सप्लाई दिया है 1200, इसको इधर ले आएंगे, 0.4y इज इक्वल टू 1200 प्लस 40r। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1200 प्लस 40r इंटू 1/0.4, ठीक है। तो यहां से आपको एलएम इक्वेशन मिल जाएगी। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। अब सेकंड दो पार्ट हमने वही ऊपर वाले सेम क्वेश्चन टाइप के थे, पर बात ये है इनको सीखना है, अब इन तीनों को हमने सीखना है, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब व्हाट आर द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ y, y माइनस टी, सी, आई, प्राइवेट सेविंग, पब्लिक सेविंग, नेशनल सेविंग। ओहो हो, देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ y निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां आईएस और एलएम इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, तो आपको आर और वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। आर और वाई मिल गया, टी दिया हुआ तो वाई माइनस टी मिल जाएगा, वाई मिल गया तो उसको सी में पुट करेंगे तो सी मिल जाएगा, आर मिल गया तो उसको आई में पुट करेंगे आई मिल जाएगा, ठीक है। मैं करके दिखाया था या तो आपको, जिनको घबराहट होगी सुन के, उनकी घबराहट दूर करने के लिए। देखिए नीचे करता हूं, जैसे ये दिया हुआ है 1200 प्लस 40r अपॉन 0.4, इसको हम इक्वेट कर देंगे 5000 माइनस 100r से, ठीक है। 1200 प्लस 40r इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5000 माइनस 100r। 1200 प्लस 40r 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2000 माइनस 40r। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, 80r इज इक्वल टू 2000 माइनस 1200, 800। r की वैल्यू आ गई, डिवाइड कर देंगे 10। r की वैल्यू अगर 10 आ गई तो आप किसी में दोनों में से इक्वेशन में कहीं भी पुट कर दें तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 5000, जैसे माइनस 10r इक्वेशन, 100r इक्वेशन है माइनस, तो 5000 माइनस 100 इंटू 10, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 4000। अगले में बोला उसने y माइनस टी बताओ, जैसे आपको टैक्स दिया हुआ है 4000, टैक्स आपको दिया हुआ है यहां पर 1000, तो 4000
-1000, 3000। अगली चीज उसने बोली आपको सी बताने के लिए, कंजम्पशन। कंजम्पशन का आपको फंक्शन दिया हुआ है यहां पर, आपको टैक्स पता है, आपको वाई नहीं पता था, इक्विलिब्रियम आपने निकाल लिया, यहां पुट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली आई में आपको आर नहीं पता था, यहां पर आप 100 या 10 जो भी है पुट 10 है जो भी पुट कर देंगे, तो ये 600 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप ये निकाल सकते हैं क्लियरली, थर्ड पार्ट सॉल्वेबल है इजीली। ठीक है, अगली चीज है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है 200 से तो वाई कितने से बढ़ेगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां आप मल्टीप्लायर को यूज करेंगे, क्योंकि आपको बोला गया है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज होने से इनकम कितने से चेंज होती है, हमें मल्टीप्लायर सिखाता है, वही जो मैंने आपको पिछले पार्ट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह सिखाया था। ये हमें बताता है अल्फा जी, जिसकी वैल्यू होती है 1/1 माइनस एमपीसी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। बट यहाँ टैक्स रेट नहीं दिया हुआ, टैक्स दिया हुआ, टैक्स रेट ऐसे दिया होता है 0.5 ऐसे दिया, वो दिया नहीं हुआ, तो हम इसको जीरो मान लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1/1 माइनस एमपीसी, दैट इज एमपीसी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, एमपीसी हमें यहां पर दिया हुआ है 0.8, तो 1/1 माइनस 0.8, तो अल्फा मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन जी, अल्फा जी की वैल्यू आ गई 5, 1/0.2 और 5 हो जाएगा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने से चेंज हुआ ये भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितने से, 200 से, तो इनकम कितने से बढ़ेगी वो कह रहा है, बहुत आसान। यहां पर आपको चेंज इन वाई अपॉन ये गवर्नमेंट कितने से चेंज हुआ 200 गिवन है, इनकम कितने से चेंज होगी 5 इंटू 200 1000, ये आपका आंसर है। तो ये डी पार्ट हो गया आपका। ठीक है, अगला है अज्यूम जी इज बैक एट इट्स ओरिजिनल लेवल ऑफ 1000 बट नॉमिनल मनी सप्लाई इंक्रीजेस बाय 200, हाउ मच विल वाई इंक्रीज इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अब वो कह रहा है जी डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो वो कितने से चेंज होगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। मैं चाहूंगा सारे बच्चे देखो, मैं बताता हूं क्या होगा इसके अंदर, क्या हो रहा है, आपका मनी सप्लाई चेंज हो रहा है, तो आपका मनी सप्लाई का फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये वाला जो बेसिकली एलएम इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इसके अंदर मनी सप्लाई 200 से बढ़ा, ठीक है, 200 से बढ़ा, तो इसका मतलब 1400 हो गया। मैं आपको हिंट देता हूं सबको, आपको क्या करना है, इस पुराने मनी डिमांड को और नए मनी सप्लाई को इक्वेट करके एक एलएम फंक्शन नया वाला बनाना है, जो कि चेंज हो जाएगा, ये वाला नहीं रहेगा क्योंकि मनी सप्लाई चेंज हो गई। अब नए एलएम फंक्शन को पुराने आईएस इक्वेशन के साथ इक्वेट करके इक्विलिब्रियम निकालना है। ये हिंट है, ये इसलिए दे रहा हूं आपको करने के लिए क्योंकि दो बार मैं करा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन, एक आप कीजिए, जैसे मैंने पहले भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं, कमेंट करके आंसर जरूर बताना, आई विल डिस्कस दैट श्योरली। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी नेशनल इनकम की। ठीक है, नेशनल इनकम की, पहले मैं आपको नेशनल इनकम में थोड़े से फॉर्मूलाज कराऊंगा। इनकम मेथड जो कैलकुलेट करता है वो आपको मालूम होना चाहिए क्या करता है। इनकम मेथड कैलकुलेट करता है डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम एनडीपीएफसी बोलते हैं। इनकम मेथड कैलकुलेट करता है डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम एनडीपीएफसी बोलते हैं। ये कैलकुलेट होता है कैसे, सीओई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं आपको बताता हूं, इनकम मेथड ये कहता है कि भाई अगर तुम्हारे देश के अंदर बाउंड्री के अंदर जो लोग इनकम कमा रहे हैं उनकी इनकम को मैं ऐड कर दूं अगर, तो तुम्हारे को देश की डोमेस्टिक इनकम मिल जाती है। ठीक है, वो कहता है कि यार 3 टाइप के लोग होते हैं जो इनकम कमाते हैं। एक वो लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, उनकी इनकम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है,
एक वो लोग हैं जो किसी के अंडर काम करते हैं, जिनको हम एम्प्लॉइज बोलते हैं। वो जो इनकम कमाते हैं वो होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, शॉर्ट में बोलूं सीओई। इनको 3 टाइप की इनकम मिलती है, ठीक है। पहली है वेजेस एंड सैलरीज। दूसरी इनकम जो इनको मिलती है वो है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ठीक है। मतलब इन काइंड कैसे, आपको फ्री कैब सर्विसेज जो देते हैं, फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं या फ्री कूपन्स देते हैं, ये सब इन काइंड में आ जाएगा, ठीक है। और जो आपको पीएफ में एक्स्ट्रा पैसे कंपनी देती है, एक तो आपका अमाउंट कटता है सैलरी से, ठीक है, और उतना ही अमाउंट एक्स्ट्रा कंपनी को भी डालना होता है ग्रेचुटी वगैरह में या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। वो जो एक्स्ट्रा पैसा गवर्नमेंट ने बोला है कंपनीज को देने के लिए, वो भी आपकी इनकम में ऐड होता है एंड में। तो इसीलिए उसको बोलते हैं तीसरी इनकम को एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो एक्स्ट्रा पैसा आपका जितना कटता है, जैसे आपकी सैलरी से अगर 2,000 रुपए कटते हैं, आपको पता हो, तो आपके पीएफ अकाउंट में 4,000 रुपए जमा होते हैं। 2,000 आपके कटे और साथ में 2,000 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर को देने होते हैं। तो जो एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा दे रहा है आपके वाले, तो आपकी सैलरी से कटे हैं, वो तो वेजेस एंड सैलरीज में आ गए। पर जो 2,000 एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर दे रहा है वो भी तो आपकी इनकम है, तो वो आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो 3 टाइप की हो गई कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक हो गया वेजेस एंड सैलरीज, एक हो गया वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एक हो गया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगला एक तो मिक्स इनकम है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये उन लोगों की है जो अपने लिए काम करते हैं। आखिरी है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अदर्स की इनकम है। अदर्स की किनकी देश में इनकम है? पहली वो जो इंटरेस्ट पे पैसा कमा रहे हैं, दूसरी वो जो रेंट पे पैसा कमा रहे हैं लोगों को से, मतलब जगहें रेंट पे दी हुई हैं, पैसा कमा रहे हैं। ऐसे स्कॉलर्स भी हैं जिनको अपनी बुक्स पे रॉयल्टी मिलती है या अपने इन्वेंशंस पे रॉयल्टी मिलती है, उनकी इनकम भी रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ लिख दिया इसलिए मैंने, इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। थर्ड वो लोग इनकम अदर्स, जो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये कंसेप्ट फाइनेंस या अलग जगहों पे, कि जो फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो जो पैसा कमाती है, वो जो पैसा है वो अलग होता है उनके एम्प्लॉयर्स, जो उनके ओनर्स हैं उनसे। देखो, रिलायंस इन द आईज ऑफ लॉ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एज कंपेयर टू अंबानी। दोनों अलग अलग है। क्यों? ये इन द आईज ऑफ लॉ एक अलग बंदा है रिलायंस, तो वो जो पैसा कमा रहा है वो अलग है, जो अंबानी अलग पैसा कमा रहा है वो अलग है। केस अगर रिलायंस पे होता है वो अलग है, केस अगर अंबानी पे होता है वो अलग है। तो इसीलिए जो कंपनी पैसा कमा रही है वो भी हमारे देश के अंदर है, तो उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट होते हैं जो कंपनी पैसा कमाती है। कंपनी उसमें से सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। कंपनी उसमें से सबसे पहले क्या पे करती है? कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स पे करने के बाद कंपनी क्या करती है? अपने शेयर होल्डर्स को पैसा पे करती है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, यहां लिख देता हूं छोटा छोटा। और लास्ट में जो कंपनी के पास पैसा बच जाता है वो अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपने पास रख लेता है, उसको बोलते हैं रीटेन्ड अर्निंग्स। उसको बोलते हैं रीटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो ये एक इनकम मेथड का फॉर्मूला है। इस न्यूमेरिकल में मैं क्यों ये करा रहा हूं कि आपको एग्जाम में बोलेगा कि ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करके दो, तो आपको ये बाइफर्केशन नहीं आती होगी तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। मैं इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। रीजन ये है कि मैं चाहूंगा आप सब लोग पहले इस फॉर्मूला को देखें और 3-4 बार लिखें, और अगली वीडियो के अंदर मैं इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करूंगा, ठीक है। तो ऐसे आप न्यूमेरिकल वीडियोस देखते रहें, आपको बहुत बेनिफिट होगा इसमें। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखें, आज काफी अच्छे न्यूमेरिकल किए हैं, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इनको। टेक केयर एवरीवन।